बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ISPR ने कहा है कि चेयरमैन PTA इमरान खान साहब ने बगैर किसी सबूत के हाजिर सर्वे सीनियर फौजी ऑफिसर्स पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं जो कि काबिल मुजम्मत है और नाकाबिल कबूल है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल से ये एक वतीरा और तरीका बनाया गया है जिसमें फौजी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं जिसका मकसद सियासी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और एक इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। ISPR ने कहा कि हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। काफी सख्त रद्द-ए-अमल आया है ISPR की जानिब से। आपके लिए है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन PTA इमरान खान साहब ने एक तसलसल के साथ उनका ये नुक्ता नजर रहा है जो वो अपने तकरीर में और TV चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज में करते हैं। उस पर ISPR का बाज़ाब्ता रिएक्शन आया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का भी बड़ा सख्तगीर रद्द-ए-अमल आया था। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। आपके इल्म में है कि 8 मई को उन्होंने तमाम सियासी जमातों से तहरीरी जवाब भी मांगा था। एक और आज की अहम डेवलपमेंट हुई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो इस वक्त मौजूदा जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनके अससाजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मरकज़ ईरान में। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त रखते हैं मुल्क के सियासी, कानूनी और दीगर उमूर पे। आपका बहुत शुक्रिया। और हमें दौरान प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और आप सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं उनके मरकज़ी रहनुमा में। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। मैं गुफ्तगू का आगाज सेनेटर हुमायूं साहब से करूंगा। सेनेटर हुमायूं साहब, टू स्टार्ट विद ISPR की जानिब से सर रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि आपकी जो ज़रबत है, रहनुमा है, चेयरमैन है पार्टी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर आपके पास कुछ शवाहिद हैं तो वो कानूनी रास्ते के तहत वो सामने लेकर आए। बेबुनियाद इल्जामात की जो रविश है इसे तर्क करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ PTI मेंबर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जी, मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर एक हमला हुआ है और उस हमले का मैं आपको कम से कम एक हफ्ते पहले से बता रहा हूँ कि यार मेरे साथ ये सीक्वेंस हो रहा है। आप वजीराबाद इमरान खान साहब के हमले की बात कर रहे हैं? उसके और उससे पहले की बात हो रही है कि मेरे खिलाफ ये लोग इस्लाम का नाम यूज़ करेंगे, लोग वो करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आपके PTV के चैनल में लोगों ने बैठ के तकरीरें की हैं और बहुत कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज इस्लाम के लिहाज से इनको कह के उन्होंने अपनी तरफ से जो कसर हो सकती थी वो उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो सारी चीज़ें कि फिर बताया कि वजीराबाद में ये होगा, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं मेरा उस वक्त का तक उस वक्त हुकूमत जो थी वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो आपके कोलिशन पार्टनर उनकी थी और वो आपके मरकजी सदर है। दो चीजें मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप मुझे बोल लेने देंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। होता यह है कि मेरे ऊपर एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे ऊपर एक अटैक होता है और मैं उसकी FIR कटवाने के लिए जाता हूँ। मेरी FIR नहीं कटती। अच्छा, विद इन हाफ एन आवर ऑफ दैट इंसिडेंट्स एक वीडियो रिलीज हो जाती है और उसके बाद जब वो थाना मेरे ख्याल में उसको बंद कर दिया जाता है या वो उसके बाद एक और वीडियो फिर रिलीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो जिसकी आप बात कर रहे हैं हमारे मरकजी सदर और उस वक्त जो CM थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके और बाकी लोगों के बयानात थे कि जी ये हो नहीं रहा। यहाँ तक हमने सुना है, अब ये सुनने की बात है, सुनी सुनाई बात है या किसी हद तक इसके पीछे सच्चाई भी हो सकती है कि कहा गया था कि उसमें से 3 नामों में से एक नाम हटा दो, बाकी 2 नाम बेशक रहने दो, FIR कट जाएगी। तो फिर आपके जो इस वक्त मरकजी सदर उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था? अलाउ मी। अब उन लोगों ने कहा है कि एक कानूनी तरीका वो किया जाए। कानूनी तरीका क्या है? कानूनी तरीका ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई शख्स हमलावर हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, GIT भी बैठी है इस बात पे, GIT की रिपोर्ट भी गायब हो गई है। देखिए,
बहुत आपका सारी नुकता चीजें ये है कि जो आप जो कानूनी रास्ता अपनाना चाहते हैं एफआईआर में नहीं, नहीं होने जो दिया अपना गया। जो कानूनी वो रास्ता हुआ था वो अपनाने नहीं दिया, और उसके अलावा जो कुछ मतलब जहां जीआईटी बैठी थी और जीआईटी ने कुछ उसके देखने की कोशिश की थी, तो वो पूरी रिपोर्ट ही गायब हो गई है। सो देर हम लोग जिस मुल्क में बैठे हुए हैं उस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा, वहां पावर है, पावर सेंटर्स हैं। Okay. वो पावर सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो पावर सेंटर्स लोग भी हैं, वो पावर सेंटर्स माफिया भी है, वो पावर सेंटर्स फाइनेंशियल वो भी है, हर चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और being प्रॉपर a, है नहीं है। रूलिंग पार्टी आप जब 3 साल 8 माह रहे तो उसको नहीं खत्म कर सके। लेकिन मैं चाहूंगा इस पे नुक्ता नजर हम ले लें, क्योंकि आपका नुक्ता नजर आ गया। आपने कहा कि आपने एवेन्यूज इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उनको उसमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सका। उसकी बहुत सी वजूहात आपने बयान की हैं। सेंटर राना मकबूल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी सर फॉर्मो वेलकम करते हैं सेंटर राना मकबूल साहब। लेकिन मैं चाहूंगा आमिर इलियास राना साहब से जरा इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा। आमिर इलियास राना साहब, आपने जवाब सुना जो ऑनरेबल सेनेटर हैं पीटीआई के, उनकी मौकफ आपने सुना। उन्होंने कहा एफआईआर की कोशिश की गई, वो नहीं कटवाई गई, और उन्होंने कहा कि पावर सेंटर्स हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में। सर क्या कहेंगे जो आईएसपीआर का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है जो इमरान खान साहब की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे? बिल्कुल सही मेमन साहब ने कहा कि पावर सेंटर्स हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो कौन नहीं कायम होने देता रूल ऑफ लॉ? जब इमरान खान साहब के साथ सारी सहूलतकारी जारी थी तो उस वक्त वो 1 पेज का कह के और सब कुछ ठीक था। और जो मेमन साहब ने बात कही कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर थे चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मुनस इलाही ने कहा था कि हमने इमरान खान साहब से कहा है पूरे पंजाब से अपनी मर्जी का एसएचओ दे दें और पर्चा करवा दें। ठीक बातें सब की सब, और सिक्योरिटी जो है वो खुद पंजाब गवर्नमेंट और पीटीआई के अपने पास थी इमरान खान साहब की। खुशकिस्मती है और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान एक लीडर से महरूम नहीं हुआ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा की शहादत के बाद बिल्कुल एक बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान का कोई भी पॉपुलर लीडर हो, किसी किस्म की असैसिनेशन हम मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस तरह का कोई भी वाक़या, अल्लाह सबको हिफाजत के साथ रखे, उनकी जान की हिफाजत करे। लोगों के लीडर हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, तो उन्हें सर्व भी लोगों को करना चाहिए। लेकिन आज जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई है ना, उसमें उन्होंने 1 साल का अहाता किया है जी जी कि मुसलसल इल्जामात हैं, दुशनाम है, और उन्होंने लीगल कोर्स की बात कही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज असद उमर ने ट्वीट भी किया, जी बिल्कुल हम मानते हैं, हम गए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जीआईटी भी बनी। असल बात ये थी, राना मकबूल साहब आ गए हैं जो आईजी सिंध भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझते हैं चीज़ों को। मेरी तो छोटी सी ये सबमिशन है कि ये सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, ये 4 घंटे का फासला तय करके शौकत खानन में क्यों गए, इन्होंने मेडिकल लीगल क्यों नहीं कराया। जैसे अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जी आइंदा अगर आपको मेडिकली कोई चीज फैसिलिटी लेनी है तो पिम्स हॉस्पिटल से, और मेमन साहब जानते हैं पिम्स हॉस्पिटल से कि वहां से आप अपना मेडिकल कराएंगे। लेकिन आमिर भाई, हमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जब तक से एफआईआर नहीं कटती मेडिकल लीगल नहीं होता। नहीं, पहले मेडिकल लीगल होगा तो एफआईआर होगी ना, उसी की बुनियाद पे सरकारी तौर पे आपने वजीराबाद से लेकर लाहौर तक किसी हॉस्पिटल को ये समझा ही नहीं कि आप वहां जाएं, जाना ही सरकारी हॉस्पिटल में होता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये था कि आप वहां क्यों नहीं गए। आपकी बुनियाद बनती पर्चे की, क्योंकि आपने, मैंने इसलिए राना मकबूल साहब से कहा कि वो रिटायर्ड पीएसपी ऑफिसर हैं, जी। वो इस पे ज्यादा रोशनी अच्छी डाल सकेंगे। लेकिन मेरे जैसा आम फहम आदमी भी ये बात समझता है कि जब कोई झगड़ा हो, कोई हमला हो, तो हॉस्पिटल क्या वहां प्राइवेट था? नहीं, 4 घंटे का आपने फासला तय किया, आपको जाना चाहिए था। वहां से आप इब्तदाई रिपोर्ट लेते, वहां से लिखवा के आप चाहे जहां मर्जी आप समझते कि मेरी सिक्योरिटी है, मेरा इलाज है, एक होता है। लेकिन उसके बावजूद आप लाहौर में तशरीफ ले गए तो हॉस्पिटल से रिकॉर्ड रजिस्टर लेके डॉक्टर आए जो एक सरकारी हॉस्पिटल से बनवाया गया, वो भी वहां खुद नहीं गए। ये एक मसला बहरहाल है, हम इस पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अब अगली बात पे कि चले जी वो तो इन्वेस्टिगेशन है, वो गवर्नमेंट इनकी थी, सब कुछ इन्हें करना चाहिए था। आज क्या इशू है कि मुसलसल वो पहले उन्होंने, ये 1 हफ्ते की बात नहीं है कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर को कह रहे हैं, ये पहले आर्मी चीफ को मतून करते रहे और बराह रास्त उनको, जिनको पहले कहा कि ये जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन आर्मी चीफ हैं और इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद मैंने देखा ही नहीं है। और आज जितनी बुराइयां हैं किसी शख्स में वो हो सकती हैं तो वो जनरल बाजवा में। तो ये जो एक है ना इनका कि जिसके साथ, जिसने इनके साथ मोहब्बत की
उसको इन्होंने रगड़ दिया बाद में। अच्छा, ये इनको ये समझना चाहिए कि आइंदा भी चल के जिन इदारों की बात कर रहे हैं ये इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही काम करती है। ठीक है। तो जो एतमाद की साख खराब हुई है ना, वो इमरान खान साहब और पीटीआई दोनों के लिए बड़ा क्वेश्चन है। इनके अपने लीडर्स ये बात करते हैं कि हमारे लिए आज भी मसला पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, हमारे लिए मसला एस्टेब्लिशमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आमिर साहब, जो आपने अहम नुकता उठाया, इसका मैं जवाब इनसे लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सेंटर राना मकबूल साहब ने ज्वाइन किया। सेंटर साहब, आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? आपके कुलीग हैं सेनेट पे सेंटर हुमायूं साहब। मैंने चूंकि ISPR के बयान से शुरू किया था, तो उन्होंने वो वजीराबाद के वाकये की बात की और उन्होंने कहा कि हमें मौका नहीं दिया गया, हम FIR कटवाना चाहते थे, और उनका उसमें पुलिस और जो पूरी हिस्ट्री है वो एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, उस वाकये पे बहुत सी बात हुई है। लेकिन जो आमिर इलियास राना साहब का नुकता है कि खान साहब 1 साल से ये बात कर रहे हैं और अभी कल परसों भी उन्होंने यही बात की कि उनकी जान को थ्रेट है, और वो उन्होंने उस वक्त दोबारा उन्हीं शख्सियत का नाम लिया जिनका उन्होंने पहले नाम लिया था। तो सर, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? ये मामला पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ रहा है कि उनकी जानिब से फिंगर पॉइंटिंग की जाती है, अब PTI कर रही है। सर, इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ISPR ने कहा कि कानूनी फोरम को यूज किया जाए। देखिए जी, मेरा तरफ से सलाम सब दोस्तों को, राना साहब को, हुमायूं साहब को, आपको। वालेकुम अस्सलाम सर। बात यह है कि जो असूली बात है सर, क्या हमारे दोस्तों के पास कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस थी जिसमें ये 3 लोगों का नाम लिया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का और वो मेजर जनरल का? क्या कोई ऐसा सबूत था या सब्सटेंटिव एविडेंस थी? बात यह है कि FIR जो ये नहीं होता कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी। अच्छा। सारे ज़माने का आप बेगुनाहों का नाम भी लिखवा दें और चाहे आपकी दुश्मनी उस वजह से लिखवा दें। कानून है FIR का, अगर आप 157 सब क्लास 2 पढ़ें CRPC की, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये शक भी हो कि ये वकूआ इस तरह नहीं है जिस तरह मुद्दई मुझे कह रहा है, तो SHO, हर एक SHO होता है, DSP भी SHO होता है, IG भी SHO होता है। कानून की नज़र में SHO हैं वो सारे, ठीक। तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो FIR दर्ज ना करे, पहले उसको वेरीफाई करे। अच्छा राणा साहब, अगर उसको शक है कि ये आपने अहम नुकता उठाया राणा मकबूल साहब, ये आपने अहम नुकता उठाया कि वेरीफाई करनी पड़ती है, वेरीफाई करने के बाद ये एक वो रपट लिखेगा, रजिस्टर नंबर 2 में एक रपट लिखेगा, उसकी कॉपी मुद्दई को देगा और एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को भिजवाएगा और खुद वो या किसी सीनियर अफसर को जो उसके पास है उसको मौके पे भिजवाएगा। अच्छा, वेरीफाई करेगा। अगर वो वकूआ सच्चा साबित हो रहा है या देखा जा रहा है तो वो FIR दर्ज करेगा, वरना वो FIR उस तरह नहीं दर्ज करेगा जैसे मुद्दई कहता है। ये है 157 सब क्लास 2 और इसी का सब रूल है, उसे कहते हैं 24.4 पुलिस रूल। उसको प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस होती रही है वो ये है कि FIR इस तरह दर्ज नहीं हो सकती अगर ये सस्पिशन भी हो कि ये वकूआ इस तरह नहीं जिस तरह कहा जा रहा है। और इसी तरह पुलिस ऑर्डर जो लेटेस्ट कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का, उसमें भी यही प्रोविजन जो है उसको रिपीट किया गया है। बात ये है कि वकूआ जिस तरह हुआ, अगर आपको पॉलिटिकल इससे कैपिटल लेना चाहते हैं, मार्जिन को पॉलिटिकल लेना चाहते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप किसी को इतने सीरियस केस में अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं समझता कि FIR झूठी FIR दर्ज कराने का कोई राइट है किसी का। ये सर FIR दर्ज कराने का उसका राइट है जो वकूआ ठीक हो। ये जो नुकता उठाया आपको पता है कि आपको पता है कि अगर ये वकूआ गलत की FIR दर्ज हो जाए तो जब उसकी तफ्तीश में बंदा बेगुनाह साबित हो जाए तो मुद्दई जो है उसके खिलाफ भी एक्शन होता है, ठीक। इसलिए कानून में सारे जो सेफ्टी वेल्व्स रखे गए हैं जो कि प्रेशर की वजह से या और वजह से वो प्रैक्टिस नहीं होते। सर ये हम लोग बात तो ये है। राणा साहब, अब इसके बारे में जब परसेप्शन था, इसके बारे में जो परसेप्शन था कि ये वकूआ इस तरह नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है, इसलिए इसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और इनके अपना चीफ मिनिस्टर था, ये सारे लोग आपकी बात आ गई थे को किसने बाहर से आके ये FIR दर्ज कर दी थी। अच्छा, फिर ये है कि FIR दर्ज नहीं हुई तो ये कोर्ट में क्यों नहीं गए, इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर रिट क्यों नहीं की, या 199 की रिट बनती है
क्योंकि एफआईआर एक तरह से फंडामेंटल राइट है कि जी हमारी जो है एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्यों नहीं गए, अच्छा चलो मैं ये एफआईआर वहां नहीं गए। फिर एक और चीज है, उसे कहते हैं इस्तिगासा, कंप्लेंट। इनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये कंप्लेंट में चले जाते हैं। और कंप्लेंट का असूल ये है कि जो पुलिस की तफ्तीश है उसका ट्रायल बाद में होता है, पहले कंप्लेंट का ट्रायल होता है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड आपने बहुत नुकात और अगर वो उठाए हैं, सच्ची साबित हो जाए तो अदालत में सजा भी हो जाए। राना साहब उठाए। मैं आप सेंटर साहब जानना चाहूंगा, चूंकि सेंटर राना मकबूल साहब का बड़ा पस मंजर है। उन्होंने बताया कि एक तो एफआईआर वेरिफिकेशन के बाद दर्ज होती है, सिर्फ परसेप्शन पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, एज व्हाट फॉर्मर पीएसपी ऑफिसर और आपके साइड पे कुलीग हैं राना मकबूल साहब कहें। दूसरा उन्होंने कहा अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो यू कुड हैव अप्रोच लाहौर हाई कोर्ट। हमने देखा पीटीआई ने मुतअद्दिद बारी इलेक्शंस के हवाले से, पंजाब असेंबली के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस कर से हायर कोर्ट से रुजू किया, वो आप कर सकते हैं। तीसरी बात उनका इस्तिगासा, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते। तो सर एवेन्यूज तो बहुत थे, तो आप लोगों ने अपने आप को महदूद और मुकैयद क्यों रखा कि वो एक एफआईआर है जो आपके जहन में नाम है उनके मुताबिक नहीं कटेगी तो आपके पास लीगल रिकोर्स नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के वकील की टीम में से नहीं हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहां वकील नहीं है ये नहीं, देखें वो उस मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे सुन ले मेरी बात तो आपको शायद पता चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा वो वकील है, मैं कह रहा हूं कि मैं पीटीआई की जो खान साहब की लीगल टीम है मैं उसका मेंबर नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कंप्लेंट हुई है या हाई कोर्ट में किसी ने रिट पिटीशन दायर की है या नहीं की है, मुझे उसका इल्म नहीं है। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं कटती अगर उसके ऊपर शुबा हो जाए, एग्रीड। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पे एक चीज लिखी जाती है, एक कंप्लेंट लिखी जाती है, रजिस्टर नंबर 2 का कह रहे हैं, जो भी है ना, उसमें एक लिखी जाती है। फिर वो बंदा उस जाए वकूअ पे जाता है, वहां पे जाके देखता है कि क्या हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद होता है। नंबर 2, आप हर एक होता है, हमारे कितने पॉलिटिशियंस हैं, हर एक पॉलिटिशियन जो होता है जब वो कहता है कि यार देखो मेरे ऊपर ये खतरा है और मुझे इन लोगों से खतरा है, वो बिफोर द अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन देयर आर पीपल के जो कहते हैं कि यार मुझे इन लोगों से खतरा है, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते, ठीक है। अब अगर वो नहीं करते तो कम से कम वो कंप्लेंट लिख लेते और कंप्लेंट लिख के जाए वकूआ पे जाके देख लेते, जाए वकूआ पे गोलियां भी चली थी, जाए वकूआ पे सारी चीजें हुई थी, जाके कर लेते। अगर उसके बाद फिर भी नहीं करना था, लेकिन देखिए पॉइंट ये नहीं है, अगर हम ये करना शुरू कर दें। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आमिर साहब, मैं कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ, मेरे पास आते रहते थे ये सारे जो मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, लेट 80s, मेडिको लीगल केसेस आते होते थे। पुलिस लेकर आती है, आप खुद नहीं जाते हो। तो खान साहब को जो शौकत खानम की बजाय पुलिस लेकर गई थी शौकत खानम, नहीं, देखिए इस तरह होता है, जब आप एफआईआर कटवाते हो ना, तो जब आप एफआईआर कटवाते हो या कंप्लेंट कटवाते हो, वो उसके लिहाज से फिर पुलिस आपको ले जाती है किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के इदारा होता है, वहां पे जाके आपको होता है। जब आपका एफआईआर ना कट रही, जब आप इंजर्ड हो जाए, मेरा सवाल है सर, आपको गोलियां लग गई हैं, तो पुलिस पहले अस्पताल ले जाएगी ना, थाने तो नहीं ले जाएगी। सुन लेना, पुलिस थाने ले जाएगी। अब उस इंजरी में बिल्कुल वो हो सकता है, अगर वहां पे एफआईआर कट जाती है तो अब आप वो लेकर जा सकते हैं। नंबर 2, पुलिस लेकर जाती है उसके पास, जब आप एफआईआर ही नहीं काट रहे हो, उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो, वहां पे कर नहीं रहे हो, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि जगह। नंबर 2, मेरे लिहाज से अब मुझे इसका नहीं मालूम कि खान साहब वहां से डायरेक्ट क्या उन्होंने पहले एफआईआर का किया था या डायरेक्ट पहले उधर गए थे लाहौर गए थे। पहले शायद मेडिकल आई एम नॉट श्योर। देखिए दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, वो नहीं होती, तो मुझे चूंकि उसकी डिटेल्स का नहीं मालूम, वो नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप पहले थाने में जाते हो, थाने वाले आपको सरकारी अस्पताल लेकर आते हैं, एफआईआर काट के या कुछ चीज करके वो सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में जो भी आपका होता है वो उस जगह पे डॉक्यूमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इस वाकये से आगे बढ़ते हैं, जो आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि तसलसल है, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, लेकिन एक तसलसल है। खान साहब तो उस बात नुक्ते को हैमर करें, वो अभी भी कहते हैं कि अगर उन पे खुदा ना खास्ता कोई उनको लाइफ थ्रेट है तो आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है। देखिए ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं इन द लास्ट 1 ईयर, बहुत सारी चीजें हुई हैं इन द लास्ट 1 ईयर। बहुत सारे लोगों को क्या कह सकते हैं, उसे उठाया गया है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, उसमें जब हम पुलिस वालों से पूछते थे, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन ह्यूमन राइट्स की कमेटी में जब हम पूछा तो लोगों ने कहा कि जी हमने नहीं किया। अब अगर उन्होंने नहीं किया तो किसी ने तो किया है ना, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम ट्रूथ की तरफ जाए ना,
सच की तरफ जाएं, तो फिर बहुत कड़वा है सच पाकिस्तान का। अच्छा, ये मुझे बताइए, चूंकि आपकी जमात इक्तिदार में रही है, आमिर अली असरान साहब का ये भी नुकता था, फिर मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा, राना मकबूल साहब इस पर कहना चाहेंगे। उनका एक जो एतमाद का फुकदान है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि आपकी जमात का ये कहना है और मानना है कि इलेक्शन होते हैं तो आप लोग 2/3 मेजोरिटी लेकर आएंगे, आपकी दोबारा कॉरिडोर हमें उम्मीद है, हमें इस बात की उम्मीद है, हमें लेट्स पुट लाइक दैट, सवाल मैं सुन लेना, हमें यकीन है। अच्छा, आपको यकीन है, उम्मीद से यकीन पे आ गए तो आप जाएंगे। तो सर, इतने बड़े एक आपके पावर सेंटर, ज़ाहिर बात है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज अ नोन एलिमेंट इन आवर स्टेट, और उनका एक अपना इम्पैक्ट है, उनके ज़ाहिर बात है हर रियासत में जो होता है मिलिट्री आर्म बड़ा स्ट्रांग होता है, उनके साथ अगर इतना ट्रस्ट डेफिसिट है तो आगे आप लोगों ने चलना भी है। अगर आप कहते हैं आपको यकीन इक़्तिदार में आना है, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की अदम एतमाद की दीवारें नहीं खड़ी हो गई? मेरे ख्याल में देखिए, ये एक आध दो, जहां तक मैं समझता हूं इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब का एज एन इंस्टीट्यूशन के साथ कोई अफराद के साथ है, एक दो लोगों के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका फर्क है कि वो कहते हैं कि यार आप जो है ना, यू आर स्लाइटली बिट बायस्ड टुवर्ड्स सर्टेन एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। उनका एज एन इंस्टीट्यूशन ही हैज ऑलवेज डिफेंडेड द इंस्टीट्यूशन। ओके, आमिर अली असरान साहब, आपने सुन लिया सर। सेनेटर हुमायूं साहब कहते हैं इदारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि आप ये नुक्ता उठाया था, अफराद से है। दूसरा सर, जो आप जवाब सुना और राना मकबूल साहब की गुफ्तगू पे आप कमेंट करना चाहें। देखिए, वो पुलिस के ऊपर और मेडिकल पे ना मेरा ख्याल राणा साहब बात करेंगे, क्योंकि वो नफी में उस वक्त सर हिला रहे थे, तो वही बात करें तो बेहतर है। मैं उस FIR से बाहर निकल जाता हूँ, मैं इस पे आता हूँ। देखें, जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, तब भी इंडिविजुअल का कहा गया, जो आज अभी सेनेटर मोहतरम भी कह रहे हैं और PTI भी कह रही है। जब वो DGC का कह रहे हैं तो वो भी कहते हैं इंडिविजुअल से मसला है। अच्छा, उस वक्त एक DGC का ही था कि जी मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी, और उस वक्त इनके पूरी पार्टी के जो ये हुक्मरान थे, उस वक्त इनके क्या बयान थे, और आज जो हुक्मरान हैं उनके क्या बयान थे। हमारा मसला यही है कि जब हमारी पोजीशन तब्दील होती है, हमारे बयान बदल जाते हैं। असल इशू ये है कि कब बैठ के इन चीजों को तय करें। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप फैसिलिटेशन में नहीं आए? आज जनरल बाजवा भी इंटरव्यू दे रहे हैं, इमरान खान साहब भी दे रहे हैं। एक दूसरे को सहूलतकारी का, इमरान खान साहब ने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से मैं बजट पास कराता था, मैं सेशन कराता था, इन्होंने माना कि मैंने पूरी हेल्प ली उनसे, और जो हेल्प दी जनरल बाजवा के इनडायरेक्ट इंटरव्यूज जो जर्नलिस्टों को दिए गए, कौन सी चीज है जो इल्जाम उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी लगा रही थी, जो आज PDM और पीपल्स पार्टी है, जो आज इन दोनों ने मान नहीं ली। तो ये उसमें अदलिया की सहूलतकारी भी शामिल है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान बतौर जज मौजूद है, रिटायरमेंट के बाद का नहीं है। तो हमें अदलिया को, फौज को, पार्लियामेंट को, इंतजामिया यानी एग्जेक्टिव को, ये वो वक्त है जब बैठ जाए। कि हमारी कहानी जो है ना दुनिया में एक मजाक बन गई है कि हम लाफिंग स्टोन बन गए हैं, हम एक दूसरे के बारे में वो तज़हीक आमेज, ये मैं अपने लीडर्स की बात कर रहा हूँ। बिलावल साहब गए हैं, मैं उस दौरे का जाने से वक्त भी हामी था, आज भी हूं कि हम SCO में शामिल हुए थे तगोदो के बाद। नवाज शरीफ ने बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद की थी उस वक्त भी कि आपको इस तरह के रीजनल फोरम में घुसना भी चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। चाइना के जो नए वजीर खारजा हैं, देखे ना, इंडिया वो पहुंचे SCO के लिए, पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए दौरे पे आए, उससे पहले आर्मी चीफ गए थे। हम फंसे हुए हैं IMF में, हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो कह रहे हैं ना कि हमने घुटने रगड़ लिए, नाक रगड़ ली, और ऐसी की तैसी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की फेर दिया है आज के हुक्मरानों ने, जिस तरीके से दावे किए सागडार साहब ने, और वो काबू नहीं कर सके उसे। तो ये मसला, इनको जो तकब्बुर जहां पे है वो अल्लाह की जात को है सिर्फ, ये जो भी उठाएगा वो नुकसान में जाएगा। इनका जवाब इन्हें देना है। लेकिन जो दुनिया नहीं मान रही ना, वो आज की जो हमारी आपस की लड़ाई है, जो हर इदारे ने एक दूसरे के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं बल्कि कब्जे किए हैं, और आज भी वहां से निकलने को तैयार नहीं है। ये है हमारा अलमिया। चाहे वो राना मकबूल साहब बैठे हैं, मेमन साहब बैठे हैं, इन सबको बैठना पड़ेगा। आखिर में दुनिया में जो भी लड़ाई होती है उसका हल ये होता है कि आप बैठ के कुछ तय करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे सियासतदान, हमारे इदारे, हमें सबको बैठना होगा कि क्यों एस्टेब्लिशमेंट से PTI इतनी दूर हुई। जो मैंने पहले भी कहा था कि वहां एतमाद का इतना फुकदान हो गया कि जिसने इनके साथ काम किया उन सबको रगड़ दिया। नहीं होना चाहिए कि वो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो हमारी सिक्योरिटी का है। अगर नाराजगी है तो उनको बैठ के आप दूर करने की कोशिश करें, ना कि पब्लिकली उन सबको भी खराब करें, मलाइन करें।
मजाक बने और पूरी दुनिया में बने। तो थोड़ा सा वक्त हमारे पास है कि हम अगर इलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, तो इन्हें रास्ता बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़ा थोड़ा रास्ता बनने की मुझे तो आज भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। अच्छा। कि वो अगर पीछे हुए हैं तो जो ब्रीफिंग DGISI, सेक्रेटरी डिफेंस और DGMO ने दी, तो उन्होंने आके कहा कि हमें पहले नहीं बताया, तो उनको बताया गया कि आप सुन नहीं रहे थे, सेक्रेटरी डिफेंस आपको बताना चाह रहे थे। सबको बाद में एहसास होता है कि हाँ, हम जज्बात में आगे चले गए, और जज्बात किसी के भी कहीं नहीं चलते, क्योंकि मुल्क से ऊपर किसी को होना नहीं चाहिए। कोई इदारा हो, वो कोई शख्सियत हो, ये सोच लें और बैठ जाएं, ये अपनी अपनी लीडरशिप से जाके बात करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बहुत अहम नुकात उठाए आमिर साहब। अपने मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे बाद तो सेनेटर राणा साहब FIR के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। और जो आमिर इलियास राणा साहब ने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की है, मैं चाहूंगा सेनेटर हुमायूं साहब और राणा साहब पे इस पे जरूर मैं कमेंट लूं कि अब आगे का रास्ता क्या है, रास्ता हमने निकालना है। ये जो इस वक्त दुश्वारियां हैं, पेचीदगियां, इसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। मैं बेवा हो गई हूँ क्या? ये डायन चुड़ैल जिन भूत पीछे तेरे लग जाते। तेरे साथ नहीं चमड़ेगी, तेरे साथ तो मलका डैन है, तुझे कौन सी डैन पूछे? आदाब। ये वो डायन जाएगा तो तेरा बाप भी। बाप जाएगा नहीं, बाप आएगा। कौन है आप? मैं उस मासूम का बाप हूँ। जिनों में भी डैडी होते? तो क्या जिनों के बच्चे पेड़ पे उगते? हम अंदर से बाहर कैसे आ गए? हम जिन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे मेरी जान चली जाए, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तेरी जान गई। लड्डू में हड्डी। जी सेनेटर राणा मकबूल साहब, सर FIR के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रह भी चुके हैं डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, कैजुअल्टी ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, FIR के हवाले से कर रहे थे। उस वक्त आप नफी मिसालें ला रहे थे, सर इस पे बात कीजिएगा। जो सर जो अहम नुकात उठाए, मैं चाहूंगा जो लार्जर पिक्चर है, आमिर इलियास राणा ने, आप बड़े माशाल्लाह सीजन्ड पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, सर क्या कहेंगे अब वे फॉरवर्ड क्या है? सर इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, उन्होंने आपका रिकॉर्ड मांग लिया है। कल आप लोगों ने जस्टिस मज़ार नकवी साहब, पब्लिक कमेटी ने उनके असाजात की तफसीलात मांग ली हैं। कैसे निकले? इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज ISPR का बयान आया है कि कानूनी जो रास्ते उनको अपनाएं। अनवार साहब जो है ना, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, ये प्रैक्टिस हो सकता हो। वैसे असूली तौर पे जो इंजर्ड है ना, असल बाज़ औक़ात बड़ी प्रिकेरियस हालत होती है इंजर्ड की, तो आप उसे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जा सकते ना। एग्जैक्टली। ही इज़ डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल। होता ये है कि हॉस्पिटल जो ही वो जाता है तो इतला देता है हॉस्पिटल मुतलका पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन से कोई अफसर पहुंचता है फौरी तौर पे, उस वक्त तक इंजरी रिपोर्ट उसकी तैयार होनी शुरू हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। यू कांट वेट फॉर द पुलिस कि आप, अगर तो इतनी ब्लीडिंग उसकी हो रही है तो आपका पुलिस का इंतजार करेंगे कि वो पहुँचे। बाज़ का थाना दूर भी होता है, तो ट्रीटमेंट देना ये मैंडेटरी है डॉक्टर साहबान के ऊपर कि इमीडिएट ट्रीटमेंट दें, एमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसे आप कहते हैं। इंजरी रिपोर्ट जब बनती है तो वो जो तफ्तीशी अफसर वहाँ पहुँचता है, और बसाक़ात ये भी होता है अगर वो थोड़ा भी काबिल हो तो वहीं वो, उसे हम अपनी ज़ुबान में इस्तगासा कहते हैं। वो इस्तगासा बनाता है वहीं पुलिस स्टेशन से और थाने भिजवा देता है कि ये वकूआ मेरे नोटिस में आया है, मैं यहाँ इंजर्ड को मिला हूँ, इंजर्ड के अजीज़ों को मिला हूँ, तो इसलिए मैंने ये उनका बयान रिकॉर्ड करके भिजवा रहा हूँ, इसकी जो है इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो ये FIR इस तरह दर्ज होती है जो इस तरह के वकूए होते हैं। बाज़ का जो लोग बेचारे नहीं समझते, वो अपने इंजर्ड को चारपाई पर लटा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन वाले उनके साथ आते हैं हॉस्पिटल, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। इसलिए ये कोई कतगन नहीं है, लेकिन मैंने तो बहुत आसान काम बता दिया था कि आज भी ये चाहें कि ये इस्तगासा कर सकते हैं, कंप्लेंट करें, जाएं कंप्लेंट करेंगे, ये सारी की सारी तफ्तीश भी बंद हो जाएगी और वो चलान भी बंद हो जाएंगे। सबसे पहले कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि कंप्लेंट को ट्राई करें, अपनी एविडेंस पेश करें, फिर मुतमिन हो जाए, ठीक है। अब आपने जो बात कही है दूसरी, वो तो वही था जो हुई थी नेगोशिएशन। आपको याद है डॉक्टर साहब भी, हम आपस में आर्ग्यू भी करते रहे, हर दफ़ा यही कंक्लूजन निकला हर डिस्कशन का कि पार्लिश करें, जैसे राणा साहब भी फरमा रहे थे
डॉक्टर साहब भी इस फेवर में हैं कि बैठ के बात करके इसको तय कर लें। अब इसको जितना इशू इसको स्ट्रेच करेंगे उतना कॉम्प्लिकेट, लेकिन तय नहीं हो पा रहा ना सर, और इससे शकरंजियाँ भी बढ़ रही हैं, फासले भी बढ़ रहे हैं, और इसका इफेक्ट जो है मुल्की सूरत हाल पे भी हो रहा है। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमीडिएटली फिर से बैठना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। अब मसला कितना रह गया है, ये कहते हैं कि जी बजट से पहले इलेक्शन हो या 14 को, वो नहीं हो सकता, सामने है। और उसके लिए जो हम हर रोज़ कहते रहते हैं कि जी वो आइन में लिखा हुआ, अब आइन में 254 भी तो लिखा हुआ है, जो कि दी आर्टिकल विच इज बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी। 254 में क्या लिखा है कि अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाए, तो वो कोई जुर्म नहीं है, ना कोई डेरिलिक्शन है। हालात बाज़ को ऐसे हो जाते हैं। तो 254 आपको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाया 90 डेज से आगे, तो मेरा ख्याल उनके ज़हन में 254 होगा। तो वो इशू कवर अप है पहले ही लॉ के मुताबिक। तो अब इससे पहले मुमकिन ही नहीं है। अब तो 14 मई में तो 4 दिन रह गए या 6 दिन रह गए हैं, आगे बजट ऊपर आ गया है, 5 जून से बजट शुरू हो रहा है, और साथ उनके साथ भी चल रहा है वो जो है IMF के साथ। तो 17 मई को जो बोर्ड मीटिंग है उसके एजेंडे में रखा ही नहीं, जो सेंसस है वो भी मुकम्मल हो रहा है, और हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो जाएंगी। अगर ये जुलाई या अगस्त में असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। कितना वक्त लगता है? तो ज़रा हौसला करके इस चीज़ को जो है रिजॉल्व कर लेना चाहिए, इसकी बजाय कि ये ज़्यादा स्ट्रेच होती रहे तो इट इज़ बिकमिंग वॉल्केनिक, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है। बहुत ज़्यादा सर, PTI की लीडरशिप को भी ज़रा कोऑपरेट करना चाहिए। सर कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट कि हम कराएंगे इलेक्शन, लेकिन ये 2 महीने जो है 3 महीने इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। नुकता आ गया तो 2-3 महीने का क्या फर्क पड़ता है? सर नुकता आ गया, मैं चाहूंगा जरा वक्फा कीजिएगा सर, मैं आप पर दोबारा लौट के आएंगे। उनका 2-3 महीने का गैप है सेंटर मायूस साहब, और उनका ये 14 मई को तो फ्रैंकली नजर, शायद आपको भी मेरे ख्याल में यकीन है कि शायद 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आज 8 मई है और आप लोगों की भी कोई तैयारी नहीं है। इस तरह राणा साहब एक्चुअली कभी कभी उनकी मासूमाना चीज़ पे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। ठीक है, वो इतने मासूमाना तरीके से कह रहे हैं कि जो अफाम व तफहीम होती है या कोई रास्ता निकालना होता है, वो कहते हैं कि 8 अक्टूबर, ये याद रखें 8 अक्टूबर इज़ द नॉर्मल डेट, क्योंकि 8 अगस्त को बंद हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, 12 अगस्त को हो जाना है, और 8 अक्टूबर विद इन 60 डेज ख़त्म हो जाएगा। तो 12 अगस्त, 12 अक्टूबर या 8 अक्टूबर जो भी करना तो वही बन जाता है। ठीक है, सही। अब 2 पार्टियां हैं, एक है PDM, ठीक है, और एक है PTI। अब इनके दरमियान में PTI कहती है 14 मई को हो, वो कहती है 8 अक्टूबर को हो। तो अगर आपने दरमियान में कोई रास्ता निकालना है तो आप दरमियान का रास्ता निकालोगे, या आप 14 मई का निकालोगे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, 8 अक्टूबर का निकालोगे तो हमारी बात नहीं। तो क्या दरमियान में क्या डेट हो सकती है आपके ज़हन में? उसमें देखिए, उसमें एक इन लोगों 3 जो हमारी बातचीत हो रही थी उसके 3 पॉइंट्स थे जो PDM वालों ने कहे थे कि ये 3 पॉइंट्स एजेंडा पे आप इस पे डिस्कशन कर लें। पॉइंट नंबर 1, आप 14 मई से आगे आए। PTI ने कहा हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। नहीं, खान साहब ने शर्त रखी थी। नहीं, सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं ना, जो डिस्कशन हुई है मैं उसकी बात बता रहा हूं। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि हम लोग ये करेंगे कि 5 असेंबली की इलेक्शंस एक दिन कराएंगे। ठीक है, इस वक्त तो 2 की पहले हो रही है ना, और बाकियों की बाद में हो रही है। उन्होंने कहा 5 के। PTI ने कहा हम इस पे भी तैयार हैं। ओके। तीसरा, उन्होंने कहा कि जी जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शंस का हम सारे तस्लीम करेंगे। PTI ने कहा हम इस पे भी तैयार हैं। ठीक है, अब PTI ने राजी कर लिया। अब उसके बाद आई कि किस जगह पे खान साहब ने कहा कि देखो 8 अक्टूबर हम नहीं मानते, ये आप लोगों ने बजट पेश करना है ना, बजट 10 मिनट दिन पहले पेश कर लो। चलो, अगर नहीं पेश कर सकते, कुछ आपको 6 जून को ही पेश करना है या 5 जून को ही पेश करना है, 5 जून को पेश कर दो, लेकिन पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर सिग्नेचर के कर लो कि हम लोग 6 जून को बजट देकर 10 जून को हम लोग असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। बात खत्म हो गई। जब असेंबलीज 10 जून को डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिनों के अंदर अंदर मींस कि 10 सितंबर के आसपास या
जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 10 सितंबर के आसपास, महीना पहले इलेक्शन से जो ये कह रहे हैं उससे 1 महीना पहले या 1.5 महीना या 1.25 महीना पहले हम इलेक्शन करा लेंगे। कौन सी क़यामत आ गई? हम 4 महीने आगे जा रहे हैं, आप लोग 1 महीना 1.5 महीना पीछे नहीं आ सकते। नहीं देखिए, 1 मिनट है जी जी प्लीज। बात यह है, प्रॉब्लम यह है कि इनको खौफ है, डर है कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो ये हम लोग सियासत से निकल जाएंगे। हमने तो कराने इलेक्शन। नहीं, आपको अक्टूबर में नहीं लगते? मैं ये नहीं लगते, अक्टूबर में भी नहीं लगते। नहीं करेंगे ये लोग। ये 254 की जब बात करें, 254 कहता है कि आपने अगर नहीं करा सके ना, आप उसके करीब तरीन कराओ, लेकिन वजह बताओ, वजह क्या है? कि जी हालात ठीक नहीं है, हालात 2008 से बेहतर हैं, हालात 2013 से बेहतर हैं। कहते पैसे नहीं, पैसे पाकिस्तान के पास पिछले 70 सालों से नहीं है। नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करेंगे, जबकि ये कह रहे हैं? इन्होंने कहा था कि आप लोग क्या कह सकते हैं, पंजाब और केपी को डिसॉल्व करो, हम इलेक्शन करवाते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक कहा था। देखिए लेकिन आपने थोड़ी कैसे जनरल बाजवा साहब के कहने पे जो खान साहब ने कहा। देखिए मेरी बात सुने, ये जो हम लोगों ने डिसॉल्व की असेंबली है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आके अभी दिसंबर में की है। दिसंबर में आपका क्या ख्याल है जनरल बाजवा साहब की और खान साहब की? अगस्त सितंबर में मीटिंग्स हुई थी उनकी। किधर? अगस्त सितंबर में ऐवान सदर में। नहीं, 1 मिनट है। जो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप लोग, इन्हीं के लिहाज से कहा था कि आप लोग वो डिसॉल्व कर दो, ये लोग सारे ये डिसॉल्व कर देंगे। दैट वाज इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्शंस डन अर्लियर। ठीक है। इट वाज नथिंग विद वन रिस्पेक्ट कि आप ये कर लो, वो इनको देखें। इवन जो अगर आप देखें, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि सारी के सारी असेंबलीज को डिसॉल्व कर लेते हैं और अभी और इलेक्शंस करवा लेते हैं, जिसमें पीटीआई ने मान लिया था। लेकिन अब मैं नेगोशिएशंस पे आना चाह रहा हूं, जो आपने नुक्ता उठाया। मैं चाहूंगा आमिर इलियास राणा साहब, सर आप हैं हमारे साथ? जी, मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूं इस जी प्लीज। जी प्लीज। जनरल बाजवा से इनकी आखिरी मीटिंग 5-6 सितंबर को हुई थी। ओके। और मैंने ही वो रिपोर्ट की थी सबसे पहले, और मैंने कहा था, उन्होंने इनसे कहा था दिसंबर तक हम सैलाब में हैं, आपको जल्दी इलेक्शन चाहिए तो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर लें। जो आज के आर्मी चीफ ने भी कहा, जब सदर साहब ने नए आर्मी चीफ से कहा, उन्होंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर से मिलवाएं, हमारा कोई काम नहीं है सियासत में बात करने का। ये जो असेंबली टूटने की कहानी है, जो उस वक्त इत्तेफाक से बंदा वो कहता है, वो भी मैंने उस वक्त ब्रेक की थी। बिल्कुल अचानक खबर उस वक्त सामने आई जो मैंने ब्रेक की कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ऑफर आई है कि अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असेंबली तोड़ दूंगा और इलेक्शन पे चले जाएंगे। और पीडीएम की पूरी क़यादत सारी रात बैठी, उसमें आर्मी चीफ, उनके लोग बैठे, और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया कि हमें ये ऑफर आई थी, हमने इनकार किया, हम अदम एतमाद लेके जाएंगे। पहले खान साहब ने इनकार किया कि मैंने नहीं कहा, फिर उनकी तरफ से दोबारा जवाब आया। पीएम हाउस में मेरे साथ मेरे वजीरों ने कुछ ने बात की थी, यानी पीएम हाउस में इमरान खान साहब के वज़रा ने ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से उस वक्त जनरल बाजवा से बात की थी। इसमें बड़ा फर्क है ना, उस वक्त सारी असम्बलियों की बात थी, उस वक्त नेशनल असम्बली की बात हुई। फिर ये जो बात हो रही, वो उन्होंने कहा था आपने इलेक्शन लेने हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर लें, हम तो सैलाब तक बिल्कुल बिजी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी जो बात जीएचक्यू की तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस ने बताई कि हम आपको अक्टूबर में सिपाही दे देंगे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के सामने इन चैम्बर जाके बताया गया। अच्छा। जो बंद पेपर सेक्रेटरी डिफेंस ने उससे पहले दिया, उसमें बताया गया। 21 अरब रुपए पॉलिटिकल गेम है, वो बिल्कुल इन्होंने आज की हुकूमत ने खेला है, कैबिनेट से अप्रूव कराए हैं और पार्लियामेंट से डिसअप्रूव कराया है, सामने खड़ा कर दिया पार्लियामेंट को। ये सियासतदान कर रहे हैं कि जी आप भी तो प्रेशर लेके आ रहे हैं ना, कि असेंबलियां तोड़ के, और आप प्रेशर इतना डालना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन आज इनको जल्दी चाहिए। मैं फिर बात कह रहा हूं कि थ्रेड से नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब की जरूरत है, इसको टेक्निकल तरीके से रास्ता बनवा लें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी सख्ती से चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि नहीं, मैंने तो 3 दिन दिए, तो मेरी तो पार्टी के अंदर मुझे पता नहीं क्या क्या कहा गया। और उस पर फवाद चौधरी ने भी बरहमी का इजहार किया तरीके से कि जनाब ये क्या किया, एक रास्ता बन रहा था, उनको भी बंद गली में छोड़ आए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुनासिब ऑर्डर करेंगे, जिसका आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं। 14 मई का बिल्कुल एक ऑर्डर स्टैंड करता है। उसके मुकाबले में अब पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये जाने और उनका काम जाने। मैंने इसीलिए ये लंबी बात कही थी उस वक्त कि रास्ता निकाल लें, वरना रास्ता नहीं है, फिर बंद गली है तो फिर सारे जाएंगे। राणा मकबूल साहब, सर आमिर इलियास राणा साहब ने भी कहा है कि रास्ता निकाल लें, वगरना फिर सारे जाएंगे। और सेनेटर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि ये
4 माह आगे जा रहे हैं, सितंबर तक जा रहे हैं, आप लोग 1 माह पीछे नहीं आ रहे। नहीं, वो इसलिए मैंने तो आपको बताया, शायद डिस्ट्रप्शन हुई दरमियान में, कि 3 फैक्टर सामने मौजूद हैं। अभी 1 महीने में वो सेंसस मुकम्मल हो रहा है और फिर आपकी जो हद बरारी है हलकों की जी वो भी होनी है, उसमें भी 1 महीना 1.5 महीना लगता है, और साथ ही बजट है, और बजट के साथ वो नेगोशिएशन भी चल रही है उनके साथ। तो आप कैसे बजट से पहले आप कैसे कर लेंगे 3 महीने पहले? अब आप कम से कम अगर आप अर्लीस्ट भी जाते हैं तो आप जुलाई के आखिर में जाएंगे या अगस्त के शुरू में जाएंगे। अगस्त में शुरू में जाएंगे तो फिर आप तो गए ना अक्टूबर में। इसलिए थोड़ा सा इतनी कैलकुलेशन करनी तो कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। इसके अगर उन्होंने तो सर अपनी कैलकुलेशन की ना कि 10 जून को तोड़ दें तो 10 सितंबर को इलेक्शन हो सकते हैं। बजट कब आता है? ठीक है, राणा साहब ने सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इस पोजीशन में किस तारीख आ गई है, 5-6 आज सर वो कह रहे 5 से 29 तक 28 तक रहता है, 5 को होता है, 28 तक रहता है, 28 जून तक रहता है सर। तो सर जी तो पहले कर ले जरा, क्या हो जाएगा? क्या ये जरूरी है कि 28 जून तक जाए? 10 जून तक वो नहीं खत्म हो सकता? पहले नहीं हो सकता? देखिए, अगर आपने रास्ता निकालना है तो निकल जाता है, नहीं निकालना तो जब दिल ही ना चाहे तो बातें 1000 हैं। राणा साहब वो कह रहे जब अगर दिल ना चाहे तो बातें 1000 है। नहीं, बात नहीं है। आप तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो है सितंबर के शुरू में या सितंबर के आखिर में इलेक्शन करवा देंगे। अब क्या एश्योरेंस चाहिए, किस तरह की चाहिए? वो कह रहे सितंबर में, सेनेटर कह रहे हैं ना, आप भी सेनेटर, वो भी सेनेटर राणा। और दूसरी बात मैं एक और अर्ज करूं जी, अपना अनवार साहब, सर एक बात देखने वाली है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इलेक्शन स्कीम है ना, उसमें केयर टेकर का एक रोल है बड़ा। जी क्योंकि ये जितने भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल हैं हमारे इंडिया का और इंग्लैंड का, वहाँ तो गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है ना, यहाँ केयर टेकर कराते हैं। जी तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर हम पहले आप इलेक्शन करा लें और जब नेशनल असम्बली डिसॉल्व होके जाएगी इलेक्शन में तो कैसे होगा? वहाँ तो केयर टेकर नहीं होंगे। एक तो फसाद को बढ़ाने वाली बात है, महीने 2 महीने की बात है, उसको आगे कर लें, कौन सी इसकी मुश्किल है? अच्छा सर, ये बताएं 14 मई के बाद अगर ये कोई ऐसी जिद वाली बात नहीं है तो फिर सड़कों पे आएंगे, ये सड़कों पे आएंगे 14 अगर जो कि नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। अगर ये डिस्कशंस किसी भी वजह से, मतलब एक पार्टी की, मतलब आई डोंट वांट टू टेक द नेम कि वो क्या है, लेकिन उनकी बदनीयती की वजह से, और वो लोग जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, ये नहीं होते हैं, ठीक है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा डिसीजन है ऑलरेडी 14 मई का। 14 मई का। अब 14 मई को वो कहेंगे कि ये कराओ, अब नहीं हो सकता, ठीक है, हमें पता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने किन किन को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जाने, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। अच्छा, बिल्कुल लगेगा। देखिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मकसद ही यही है। इन्होंने एक वो फीमेल जज थी जिसपे खान साहब ने कहा था कि ज़ेबा चौधरी साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, खान साहब ने लिया था ना, उन्होंने लिया था ना, उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर हम एक क्या करेंगे, एक्शन करेंगे या इसके देख लेंगे, नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, इस लिहाज से ना, लीगल कार्रवाई के लिहाज से। उस पे इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, ये बताएं इन लोगों ने अभी तक क्या किया, कितने जजेस के बारे में क्या कुछ किया हुआ है, क्या कुछ नहीं कर रहे। ये 14 मई का अगर मैं ठीक है ना, और 14 मई में सबसे पहले तो योगा, अच्छा क्या क्या चीजें होंगी? नंबर 1 2 चीजें हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली हो रही है, नंबर 2 प्रैक्टिकल पर्पस, अब उसमें मोहर लग जाएगी ना। ओके, ठीक है, अब मोहर लग जाएगी ना, सही है। अब तो 254 का भी खत्म हो जाएगा ना। अब तो 254 के बाद उसने कह दिया कि ठीक है, डिले कर दिया, अब करो 14 मई कर लो। अब 14 मई नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी पामाली हो गई, उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है उसकी भी आपने खिलाफ वर्जी कर दी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी और आर्टिकल 6 भी है, दोनों लगते हैं। ये आमिर इलियास राणा साहब सर ये जो कह रहे हैं और सेनेटर राणा साहब की ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 14 मई को सर क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं होता तो, मतलब 15 मई को? मेरी यार सुन लें, ये क्यों भूल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू, असल में आप दोनों माशाल्लाह राणा साहिबान है, जरा पहले आमिर इलियास साहब फिर राना मकबूल साहब आप। जी आमिर भाई, मुझे तो दीवार पे लिखी हुई तौहीन अदालत नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो लगा सकती है और लगाएंगे। जवाब में पार्लियामेंट सामने खड़ी है, वो अपना क्या करेंगे। आज जो कुव्वत
होती है ना नाफिज करने वाली कुव्वत नाफजा जिसे फौज कहते हैं, वो कहाँ खड़ी है ये सबको पता है। 1997 में सजाद अली शाह साहब ने आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कहा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया आर्मी चीफ को कि इनको पूछें गवर्नमेंट को, वहां से जवाब वजारत दिफा को चला गया था। इंप्लीमेंट एग्जेक्टिव नहीं करना होता जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों एग्जेक्टिव शामिल हैं। ठीक, तो फिर ये इसके बाद की बात है, वो हम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, सब देखेंगे। चलें राना मकबूल साहब, क्लोजिंग कमेंट सर। राना मकबूल साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इससे पहले कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कंटेम्प्ट का, इससे पहले उस रिव्यू का फैसला होगा जो रिव्यू इलेक्शन कमीशन ने किया है 14 मई के हवाले से। उसने कहा है कि मेरी पास जो रिजर्व कर ली गई हैं और बहुत सारे उन्होंने इश्यूज जो रेज किए हैं, ठीक है, तो इसलिए 14 वाला जो है ना ऑर्डर इम्प्लीमेंट उस रिव्यू से पहले कैसे हो जाएगा, रिव्यू के फैसले से पहले कैसे हो जाएगा। और ये प्रेयर आएगी उस रिव्यू में जब आर्गूमेंट्स भी होंगी कि आप फुल बेंच बनाएं, फुल बेंच के बगैर काम नहीं इसका चलना, अगर कोई फैसला करवाना चाहते हैं सर नुकता आ गया सुप्रीम कोर्ट से। सर, ये है ऑनरेबल तो राणा खुद साहब, आपका सर नुकता आ गया, बहुत शुक्रिया सर, चूंकि वक्त की तंगी आड़े, आपका बहुत शुक्रिया। सेंटर अबुल सर, आमिर इलियास राणा साहब, सेंटर हमाई मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कितनी पेचीदा सूरत हाल है, बारकैफ हम इस पे अहाता करते रहेंगे तमाम सूरत हाल का, और उम्मीद करेंगे कि कोई हल निकल जाए बातचीत से, और जो मामला बंद गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह करे कि रास्ता निकले और सबके लिए विन विन सिचुएशन। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के एंड में यही कहता हूं, कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।